हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे रह कर के अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कॉलेज भी जा रहे होंगे वहाँ पर अपनी अपडेट लेने के लिए और कॉलेज में आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, आपका भाई यहाँ पर है, वो आपको पढ़ा रहा है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और कॉलेज में जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके या जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, उसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। जैसा कि हर्डमानिया हम लोग पढ़ रहे हैं और हर्डमानिया का जो मैंने आप लोगों को बताया कि केवल यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं बल्कि मैं यहाँ पर सारे सिस्टम भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना। एज ए नॉलेजेबल वीडियोस ये रहेंगी। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, सो फार सो गुड, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ दीजिए क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप बुक देखें तो बुक में डेफिनेटली हर्डमानिया के कुछ सिस्टम्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर बनेगा आपका, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर अभी आया है ना। अभी इसका एग्जाम भी नहीं हुआ तो पता नहीं कि हर्डमानिया का क्या-क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमको पढ़ना सब है। हम सब पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, ठीक है। हर्डमानिया के पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। बहुत-बहुत विशेष है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हर्डमानिया सामान्य रूप से पाया जाने वाला यूरोकॉर्डेटा है, ठीक है। आपको पता है कि हर्डमानिया क्या है? ये एक सामान्य रूप से पाया जाने वाला यूरोकॉर्डेट है जिसमें मोस्ट डेवलप्ड और कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एक बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म में और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा? पाया जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल व डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को इंक्लूड किया गया है। तो आप इसी तरीके से लिखिएगा एग्जाम में, तो एग्जामिनर भी कहेगा कि नहीं बच्चे ने कुछ पढ़ा है और अच्छे से लिखा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में अगर एग्जाम लिखना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ इंग्लिश में इधर मिल रही है। जो मैंने इधर पढ़ाया उसी का ये कन्वर्जन है इंग्लिश मीडियम। कुछ कहीं पर मिस्टेक हो सकता है तो उसको आप थोड़ा सा अपने स्तर पे सही कर लीजिएगा, राइट। चलो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। तो कोई भी हो, चाहे बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो या हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म क्यों ना, लाइक हम लोग ही क्यों ना हो, हम लोग भी अगर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेकर के एनस तक का पोर्शन होता है, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भोजन को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सेक्रेशन कराती है, ठीक है। तो दो मेजर पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया, उसी को हमें यहां पर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बेटा एलिमेंट्री कैनाल की। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों आहार नाल। बहुत बहुत विशेष है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। देखो भाई लिखा हुआ है हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट व क्वाइल्ड होती है। कैसी होती है बेटा? कंप्लीट होती है और क्वाइल्ड होती है। कंप्लीट कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ पाया जाए एक एंड पर और दूसरे एंड पर क्या पाया जाए बेटा? एनस पाया जाए, है ना। तो कुछ एलिमेंट्री कैनाल आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें पड़ी हैं जहां पर कंप्लीट ना होकर के इनकम्प्लीट है, मतलब माउथ ही पाया जा रहा है लेकिन वहां पर एनस नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का ही मतलब हो गया कि माउथ भी पाया जाए एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर एनस हो, ठीक है, जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर फिनिश होती है, ठीक है, लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट पर लिखा हुआ है हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल में फॉलोइंग मेन पार्ट्स पाए जाते हैं। कुछ निम्नलिखित मुख्य भाग पाए जा रहे हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल में। जैसे पहला भाग जो यहां पर आप देखेंगे वो होगा माउथ और बक्कल कैविटी। अब जाहिर सी बात है जो माउथ होगा आ ऐसे करते हैं ना, तो अंदर साइड में कैविटी पाई जा रही, ये माउथ हो गया और इसके अंदर बक्कल कैविटी है ना, मुख गुहा, है ना, मुख कहो, मुख व मुख गुहिका, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा फेरिंग्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? ग्रसनी, है ना, ग्रसनी वाला पोर्शन होगा। ईसोफेगस, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा ग्रास नाल, पढ़ा होगा ना ये सब, ग्रास नाल। स्टमक, अमाशय, क्या होगा बेटा? अमाशय, पेट की बात हो रही है ना। इंटेस्टाइन, आंत की बात हो रही है, आंत्र की बात हो रही है। और रेक्टम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा मलाशय, ठीक है।
तो ये कुछ पोर्शन पाए जा रहे हैं। और रेक्टम आगे चल करके आपको पता कहां खुलता है बेटा, एनस में ओपन हो जाता है, जिसको हम लोग गुदा द्वार कहते हैं, गुदा द्वार, एनस ओपनिंग। ठीक, तो इस तरीके से कुछ भाग पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, इन्हीं पोर्शंस को हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके माउथ और बक्कल कैविटी की, मुख और मुख गुहिका की हम बात करेंगे, हर्डमानिया की कैसे होती है ना। तो देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया में पाया जाने वाला ब्रांकियल अपर्चर, है ना, मैंने बताया था जब स्ट्रक्चर बताया था इसका, तो ब्रांकियल अपर्चर और अट्रियल अपर्चर है। तो हर्डमानिया में जो पाया जाने वाला ब्रांकियल अपर्चर होता है, इसका माउथ माना जाता है, जो ब्रांकियल साइफोन के एंड पर ओपन होता है। कहां पर ओपन हो रहा है भैया, ब्रांकियल साइफोन के एंड पर, सिरे पर ओपन होता है। ब्रांकियल अपर्चर बॉडी के एंटीरियर एंड से प्रकट होता है। तो ब्रांकियल अपर्चर जो होता है वो बॉडी के कहां से होता है बेटा, अगले भाग से निर्मित होता है। और हर्डमानिया का माउथ और ब्रांकियल अपर्चर एक शॉर्ट नैरो लेटरली कंप्रेस्ड कैविटी में ओपन होता है, जिसे ब्रांकियल साइफोन या बक्कल कैविटी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो हर्डमानिया का माउथ है, या जिसको हम लोग ब्रांकियल अपर्चर भी कहते हैं, ये जो होता है ये छोटी सी सकरी सी लेटरली कंप्रेस्ड कैविटी में ओपन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्रांकियल साइफोन कहते हैं, या इसको हम लोग बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर माउथ और बक्कल कैविटी अलग अलग डिफरेंशिएट फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन हम बात करेंगे कि भाई ब्रांकियल अपर्चर जो है उसको हम माउथ कह सकते हैं, और ब्रांकियल साइफोन जो है उसको हम लोग बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है इसके बेस के पास, इसके आधार के पास एक थ्रेट लाइक, एक थ्रेट लाइक आशंकाजनक ब्रांकियल टेंटिकल्स का एक सर्कल अरेंज रहता है। इसका मैंने बताया ब्रांकियल टेंटिकल्स, ठीक है, इसका एक क्या पाया जाता है बेटा, सर्कल स्थित रहता है, जिसमें 64 टेंटिकल्स अरेंज रहते हैं, जिसमें करीबन 64 टेंटिकल्स क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं, 64 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रांकियल टेंटिकल्स वाटर को फिल्टर करके स्मॉल फूड पार्टिकल्स को फेरिंग्स में एंटर करने में सहायता करते हैं। तो जो 64 टेंटिकल्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ब्रांकियल टेंटिकल्स कहते हैं, इन ब्रांकियल टेंटिकल्स का मेन फंक्शन होता है वाटर को क्या करना, फिल्टर करना, यानी कि फिल्टर का काम करेगा, है ना। ये क्या करेगा, फिल्टर का काम करेगा, जिसमें स्मॉलर जो फूड पार्टिकल्स होगा इसको आसानी से पकड़ करके फेरिंग्स में क्या करता है, इंटर करा देता है, या बक्कल कैविटी में एंटर करा देता है, जहां से फेरिंग से होते हुए ये स्टमक में चला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा फेरिंग्स की, है ना। तो माउथ और बक्कल कैविटी देख लिया हमने, अब हम बात करेंगे किसकी, फेरिंग्स की। अब फेरिंग्स क्या कहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्रसनी कहते हैं, फेरिंग्स ग्रसनी। इसका मेन फंक्शन क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है बक्कल कैविटी के पीछे हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फेरिंग्स के रूप में अरेंज रहता है। जो बक्कल कैविटी है ना, इस बक्कल कैविटी के पीछे की तरफ जो हर्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लार्जेस्ट पोर्शन है, लंबा सा भाग है, वो क्या कहलाता है, फेरिंग्स के रूप में पाया जाता है। इसे प्री ब्रांकियल जोन तथा ब्रांकियल जोन के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स को हम लोग प्री ब्रांकियल जोन में और ब्रांकियल जोन या प्री ब्रांकियल रीजन या ब्रांकियल रीजन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है फेरिंग्स का एंटीरियर पार्ट स्मॉल साइज कैविटी के रूप में होता है। फेरिंग्स का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, अगला भाग होता है, वो एक छोटी सी, एक स्मॉल साइज की, छोटे आकार की कैविटी यानी गुहिका के रूप में होता है, जिसे प्री ब्रांकियल रीजन या जोन कहते हैं। इसकी वॉल में सीलिया, गिल स्लिट्स और फोल्ड्स आदि की कमी होती है। तो जो इसका प्री ब्रांकियल रीजन है, इसमें ना तो आपको सीलिया देखने को मिलेंगे, ना गिल स्लिट्स देखने को मिलेगा, और ना ही किसी प्रकार का फोल्ड देखने को मिलता है। आगे देखिए लिखा हुआ एक सीलिएटेड सर्कुलर रिंग के कारण, ठीक है, एक सीलिएटेड सर्कुलर रिंग, गोलाकार रिंग के कारण से प्री ब्रांकियल जोन व ब्रांकियल जोन एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो जैसे मान लो कि प्री ब्रांकियल जोन है, और यहां पर एक सर्कुलर क्या पाई जा रही बेटा, सीलिएटेड एक सर्कुलर सीलिएटेड रिंग पाई जा रही, और इधर क्या पाया जा रहा है बेटा, इधर आपका ब्रांकियल जोन पाया जा रहा है। तो ये वाला प्री ब्रांकियल जोन हो गया और ये वाला ब्रांकियल जोन हो गया, और ये बीच में क्या बेटा, सर्कुलर सीलिएटेड
क्या पाई जा रही है, रिंग पाई जा रही है। ठीक, इससे डिफरेंशिएट रहती है। आगे देखिए लिखा हुआ है फेरिंग्स का पोस्टीरियर भाग लेटरली कंप्रेस्ड चैम्बर के रूप में होता है, यानी कि जो पिछला भाग है वो लेटरली क्या होगा, लेटरल साइड पे कंप्रेस्ड होगा, इस तरीके से कंप्रेस्ड होगा, है ना, एक चैम्बर के रूप में होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्रांकियल जोन कहते हैं। ये वाला जो रीजन क्या कहलाएगा, ये ब्रांकियल जोन कहलाएगा, ये वाला ब्रांकियल जोन कहलाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है इसकी लेटरल वॉल पर एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट लाइक गिल स्लिट्स अरेंज रहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनली लंबी लंबी क्या है, स्लिट्स लाइक दरार नुमा गिल स्लिट्स क्या होती है बेटा, पाई जाती है किसकी, लेटरल वॉल पर, पोस्ट, है ना, ब्रांकियल जोन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो ये ब्रांकियल जोन है, इस ब्रांकियल जोन की लेटरल वॉल पर, है ना, लेटरल वॉल पर लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, लंबी लंबी इस तरीके से स्लिट्स, दरारनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग गिल स्लिट्स कहते हैं। ठीक है, और गिल स्लिट्स की प्रेजेंट के कारण ब्रांकियल जोन को ब्रांकियल शैक भी कहते हैं। जो ब्रांकियल जोन है उसको गिल स्लिट्स के प्रेजेंस के कारण क्या बोला जाता है, ब्रांकियल शैक बोला जाता है। राइट, आगे देखिए लिखा हुआ है कि हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्पेसिफिक फीचर इसके फेरिंग्स के ब्रांकियल जोन में एंडोस्टाइल की प्रेजेंस होती है। खास बात है, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि हर्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक फीचर, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्पेसिफिक फीचर होता है क्या, कि फेरिंग्स के ब्रांकियल जोन में, फेरिंग्स का जो ब्रांकियल जोन पिछला भाग है उसमें एंडोस्टाइल पाया जाता है। ठीक है, एंडोस्टाइल की प्रेजेंस होती है, जो कि क्या करता है, जो कि एक म्यूसिलेज सेक्रेटिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। किस रूप में काम कर रहा है, म्यूसिलेज सेक्रेटिंग ऑर्गन, जिससे क्या होगा, म्यूसिलेज सेक्रेट होगा, और ये म्यूसिलेज क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल है उसको लुब्रिकेट करने का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की, जिसको हम बोलेंगे ईसोफेगस, ग्रासनाल। अब आपको पता है फेरिंग्स के बाद में क्या होता है, ग्रासनाल होता है, ग्रासनाल, ईसोफेगस। ये क्या करेगा, देखिए लिखा हुआ है फेरिंग्स का ब्रांकियल जोन एक थिक वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, एक मोटी सी, है ना, भित्ति के रूप में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नलिका रूपी संरचना में खुलता है। कौन सा, ब्रांकियल जोन, फेरिंग्स का ब्रांकियल, फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर रीजन है या जो ब्रांकियल जोन है वो एक थिक वॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, ईसोफेगस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर फेरिंग्स को स्टमक के साथ ऐड करती है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फेरिंग्स रीजन को किससे जोड़ता है बेटा, स्टमक को जोड़ता है। तो जो फेरिंग्स का ब्रांकियल जोन है उसको स्टमक से कौन जोड़ रहा है, ईसोफेगस। तो दोनों के करेक्शन के बीच में कौन है, ईसोफेगस। हमारे में भी यहां से देखो, यहां से क्या होता है, फेरिंग्स वाले रीजन से नीचे की तरफ जाता है ईसोफेगस, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक को फेरिंग्स से जोड़ने का काम करता है। हम जो भी खाते हैं वो ईसोफेगस से होते हुए कहां जाता है, स्टमक में जाता है। बिल्कुल वही बात है। ईसोफेगस की इनर सरफेस सीलिएटेड होती है। अब जो ईसोफेगस की इनर सरफेस है वो सीलिएटेड है, हम लोग की किसी प्रकार का कोई सीलिया नहीं पाया जाता। ठीक, इनमें पाया जा रहा है। कैसी होती है बेटा, सीलिएटेड होती है, जिसका जिसका मुख्य कार्य फूड को स्टमक तक ट्रांसफर करने में होता है। अब सीलिया पाया जा रहा तो डेफिनेटली सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एंड सीलिया जब मूवमेंट करता है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। अब सीलियरी मूवमेंट के कारण क्या होगा, जो फूड पार्टिकल है वो ईसोफेगस से स्टमक की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब स्टमक में फूड चला जाएगा तो हम स्टमक की बात करते हैं, मतलब आमाशय की हम बात करते हैं। भैया जो हमारा आमाशय है, स्टमक है, इसकी क्या खास बात है, तो देखिए लिखा हुआ है स्टमक थिन वॉल्ड वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। मैंने क्या बोला, थिन वॉल्ड, पतली भित्ति वाला, वाइड मतलब चौड़ा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक चौड़ा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नलिका रूपी संरचना होता है। इसके लेफ्ट व राइट साइड पर लीवर के लोब्स अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो लीवर में दो लोब, इसमें इसके लीवर में दो लोब पाए जाने इस तरीके से। ठीक है, बीच में मान लो ये स्टमक है, ये स्टमक है, ये क्या बेटा, स्टमक है, इस तरीके से इंटेस्टाइन में जाके खुल जाएगा। तो इसके राइट और लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में लीवर के क्या पाए जाने बेटा, इस तरीके से लोब प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, स्टमक की इनर सरफेस नॉन सीलिएटेड होती है, और स्टमक की जब आप इनर सरफेस को देखेंगे तो उसके ऊपर किसी प्रकार का सीलिया नहीं पाया जाता।
अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। अब जाहिर सी बात है आमाशय के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, खत्म बात है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन आगे देखेंगे। अब हम आंत की बात कर रहे हैं, आंत्र की बात कर रहे हैं कि आंत कैसी होती है। देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया का स्टमक एक थिन वॉल्ड यू शेप, यू के आकार की ट्यूबुलर संरचना में खुलता है जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। अब इंटेस्टाइन कैसी है बेटा? यू शेप्ड, इस तरीके से इंटेस्टाइन यू शेप्ड। यह एक नॉन सीलिएटेड स्मूथ वॉल ट्यूबुलर होती है, ठीक है, बहुत खास है। नॉन सीलिएटेड मतलब किसी प्रकार का सीलिया नहीं पाया जाएगा। और कैसा है बेटा? ये स्मूथ वॉल्ड है, मतलब स्मूथ कहने का मतलब, स्मूथ कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्मूथ मतलब थिन, पतली, है ना, स्मूथ या मुलायम भित्ति वाली ट्यूबुलर संरचना होती है जो एक लूप के रूप में अरेंज रहती है। एक लूप के रूप में क्या बेटा यहां पर पाई जा रही है, जिसके मध्य में लेफ्ट गोनेड अरेंज रहता है। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या पाया जा रहा है बेटा? लेफ्ट गोनेड पाया जा रहा है। तो इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट गोनेड, और इंटेस्टाइन का एंटीरियर एंड स्टमक के साथ व पोस्टीरियर एंड रेक्टम के साथ अटैच रहता है। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि यह एक नॉन सीलेटेड स्मूथ वॉल ट्यूब होती है जो एक लूप के रूप में अरेंज रहती है, जिसके मध्य में, इसके सेंटर में एक लेफ्ट गोनेड अरेंज रहता है, ठीक है, लेफ्ट गोनेड अरेंज रहता है। तो इंटेस्टाइन में लेफ्ट गोनेड पाया जाता है, स्टमक में लीवर का पोर्शन पाया जा रहा है बोथ एंड, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रेक्टम की। किसकी बात करते हैं? रेक्टम, मलाशय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? मलाशय कहते हैं। अब इसके मलाशय की बात करें हर्डमानिया की, तो देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल एंड एक सीलिएटेड ट्यूब के रूप में खुलता है जिसे रेक्टम कहते हैं, जो क्लोएका में ओपन होता है, जिसे रेक्टम कहते हैं, जो क्लोएका अपर्चर है ना, क्लोएका कहने मतलब अवस्कर द्वार, अवस्कर, ऐसा कॉमन पोर या ऐसा कॉमन चेंबर जहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या किया जा रहा है? एक्सक्रीट किया जा रहा है, एज वेल एज यहां पर गैमीट्स को भी रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? उस चेंबर को क्या कहते हैं? अपर क्लोएका कहते हैं, ठीक, जो कि बॉडी के आउटसाइड अट्रियल अपर्चर और एनस द्वारा ओपन होता है। जो बॉडी के आउटसाइड में, बाहर की तरफ अट्रियल अपर्चर, इसके द्वारा अट्रियल अपर्चर, जिसको हम लोग एनस भी कहते हैं, अट्रियल अपर्चर को एनस कहा जाता है, इसके द्वारा बाहर की ओर खुलता है, ओपन होता है। तो ये जो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ हर्डमानिया के, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। देखिए ये तो आपको पता ही, जो पूरा कवरिंग है ना, ये कवरिंग पाया जा रहा है, एक्चुअल में किया क्या गया, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इसके अंदर से काटा और इधर की तरफ निकाल दिया, है ना, सिस्टम को काट करके इधर की तरफ निकाल दिया। अब इधर वाला पूरा पोर्शन पढ़ने में समझ में आएगा। आपको पता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बोला जाता है ना बेटा, ये साइफोन है, इसको हम लोग ब्रांकियल साइफोन कहते हैं। और इसी तरीके से यहां पर पाया जाता होगा साइफोन, इसी तरीके से यहां पर ये साइफोन पाया जाता है, एंड दिस साइफोन इज नोन एज अट्रियल साइफोन, ठीक है। ब्रांकियल साइफोन और अट्रियल साइफोन इसको कहते हैं, ब्रांकियल साइफोन और अट्रियल साइफोन कहते हैं, जो कि फेरिंग्स के रूप में काम करता है। जो कि किस रूप में बेटा काम करता है? यहां पर फेरिंग्स के रूप में ब्रांकियल साइफोन। और जो अट्रियल साइफोन है ना, अट्रियल साइफोन, ये एनस के रूप में, या आप यूं कहें कि ये किस रूप में बेटा है? रेक्टम के रूप में, रेक्टम के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, रेक्टम के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि ये जो रेक्टम है ना, ये रेक्टम यहीं पर आकर के ओपन होता है, ये रेक्टम इस वाले चैम्बर में आकर के ओपन होगा। दिस इज नोन एज क्लोएका। इसको रेक्टम ना कहकर के एनस बोल दो, पूरा का पूरा ये एनस के रूप में काम कर रहा है, यहां से लेकर के और यहां वाले पोर्शन तक एनस के रूप में काम कर रहा है। अब जो ब्रांकियल साइफोन होता ना, ये ब्रांकियल अपर्चर के रूप में बाहर की ओर खुलता है, और अट्रियल साइफोन अट्रियल अपर्चर के रूप में बाहर की ओर खुलता है ना, ये अपर्चर है, पोर है ना, छिद्र पाया जाता है। अब आप पीछे की तरफ देखें तो यहां पर इस तरीके से ये पीछे की तरफ इस तरीके से ये अंदर की तरफ आया है, ठीक। यहीं से क्या होगा? यहीं से ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में यहां पर ये सब क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप देखें तो इस वाले रीजन में, इधर इस साइड में क्या प्रेजेंट है? ये फेरिंग्स पाया जा रहा है,
क्या पाया जा रहा है? फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स पाया जा रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये तो माउथ हो गया, ये क्या हो गया बेटा? माउथ। और ब्रांकियल साइफॉन को हम क्या कह रहे हैं? फेरिंग्स कह रहे हैं। मतलब ब्रांकियल साइफॉन, सॉरी उल्टा हो गया, ये माउथ वाला पोर्शन हो गया और ये ब्रांकियल साइफॉन क्या हो गया? बक्कल कैविटी वाला रीजन हो गया, बक्कल कैविटी के रूप में या फेरिंग्स के रूप में आप जानेंगे, क्योंकि फेरिंग्स पूरा का पूरा यहां तक इस तरीके से पोर्शन में अरेंज रहता है, लाइक दिस, ऐसे अरेंज रहता है फेरिंग्स, ठीक। तो ये फेरिंग्स हो गया। ये ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जा रही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपको बताएंगे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जा रही है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है यहां पर, राइट, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती हैं। आगे देखिए, ये जो फेरिंग्स पाया जा रहा है, ये फेरिंग्स पीछे की तरफ आप यहां पर देखिए किस में ओपन हो रहा है बच्चों? ईसोफेगस में ओपन हो रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये, दिस इज द ईसोफेगस। अब जाहिर सी बात है, जब इसको आप उठा करके यहां पर अरेंज करोगे तो ये ईसोफेगस इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है पीछे की तरफ, आपको पता है किस में ओपन होता है? इंटेस्टाइन में। ईसोफेगस, सॉरी, पीछे की तरफ किस में ओपन होगा? स्टमक में। तो ये इस तरीके से ये जो लंबी संरचना है, दिस इज द स्टमक। इसको क्या बोलने बेटा? स्टमक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टमक। और यहां पर जो फेरिंग्स वाला रीजन है, फेरिंग्स वाला रीजन है, ठीक। इस फेरिंग्स वाले रीजन में अब जाहिर सी बात है, ये ईसोफेगस से फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के दोनों तरफ आप देखिए इस तरीके से बाई लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज राइट लोब लीवर एंड लेफ्ट लोब लीवर। तो ईसोफेगस के दोनों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? ईसोफेगस के दोनों तरफ, सॉरी, स्टमक के दोनों तरफ आप देखेंगे थोड़ा सा ईसोफेगस का पोर्शन और थोड़ा सा स्टमक का पोर्शन, दोनों को दोनों तरफ से कवर करके कौन रखता है बेटा? राइट लोब लीवर एंड लेफ्ट लोब लीवर, मतलब लीवर के दोनों लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये लोब्स, ये स्टमक पीछे की तरफ ऐसे जाता है और इंटेस्टाइन में, इसमें बेटा इस तरीके से एक लंबी संरचना इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। और इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में, मैंने क्या बताया? इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में इस तरीके से कौन प्रेजेंट होता है? हाँ भैया, ये इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में गोनेड पाया जाता है, जनद पाए जाते हैं, जनद। और आपको पता है हार्डमानिया हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसी में होंगे, ठीक है। और ये प्रोटोगाइनस होता है। प्रोटोगाइनस कहने का मतलब ये हो गया कि मेल का जो डेवलपमेंट होगा गैमेट्स का, वो फीमेल के डेवलपमेंट के बाद में होगा। तो फीमेल गैमेट पहले डेवलप होता है, मेल गैमेट बाद में। इसी कारण आप देखेंगे कि हर्डमानिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, है ना, इस रीजन के कारण। और इंटेस्टाइन पीछे की तरफ बेटा किस में खुलती है? बताओ, रेक्टम में। और रेक्टम किस में खुलता है? एनस में। तो यहां पर देखो एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग, ठीक है, एनल ओपनिंग और ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। जो यहां पर गोनेट्स पाए जा रहे हैं, इन गोनेट्स का जो ओपनिंग होगा, इन दोनों का ओपनिंग यहां पर होता है, ठीक है, यहां पर होता है ऐसे। और यहां पर जब ये ओपनिंग होगा तो जाहिर सी बात है इनको हम क्या बोलेंगे? क्लोइकल अपर्चर या क्लोइका बोलेंगे। तो ये तो बाहर निकाल दिया गया ना, अगर आप इसको अंदर सजा दें, अंदर रख दें पूरा, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई पड़ जाएगा अच्छे से, काट के इसको बाहर रखा गया, ठीक है, समझ में आया? और यहां पर आप देखिए ये जो ब्लैक डार्क कलर का स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मेटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? स्टिग्मेटा। और ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की आपको स्पेस फॉर्म में दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स वेसल कहलाती है। ये ब्रांकियल अपर्चर है जिसे माउथ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये अट्रियल अपर्चर है जिसे हम लोग एनस के रूप में जानते हैं, एनस के रूप में जानते हैं। तो ये रेक्टम जो होगा यहां पर आकर के खुलेगा और यहां पर क्या होगा? ये एनस के रूप में बाहर की ओर निकल जाएगा। तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या आप यूं कहें जेनेटल एरिया भी यहां पर खुला है, तो गैमेट्स, तो इस वाले पोर्शन से आप यहां पर याद रखिएगा, जो ब्रांकियल अपर्चर है, मैं लिख देता हूं, जो ब्रांकियल अपर्चर है ना बच्चों, इस ब्रांकियल अपर्चर से फूड पार्टिकल, फूड प्लस वाटर क्या करता है? एंटर करता है, ठीक, फूड प्लस वाटर एंटर करता है। और वहीं अगर हम अट्रियल अपर्चर की बात करें, अट्रियल अपर्चर की बात करें बच्चों, तो अट्रियल अपर्चर में आप देखेंगे कि यहां पर एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी मटेरियल प्लस प्लस यहां पर क्या होगा, गैमीट्स को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, गैमेट्स को रिलीज किया जाता है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग क्लोएका बोलेंगे, क्लोएका। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, माउथ बोलेंगे। क्लोएका क्या है, कॉमन अपर्चर है, इट इज अ कॉमन अपर्चर, कॉमन अपर्चर, जिसमें आप देखेंगे कि गैमेट भी रिलीज किया जा रहा है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी रिलीज किया जाता है। तो ये इस तरीके से बेटा ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, इसकी बात करेंगे बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, माउथ और बक्कल कैविटी देखा, फेरिंग्स देखा, इसोफेगस देखा, है ना, स्टमक देखा, इंटेस्टाइन देखी और रेक्टम देखा। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, नेक्स्ट पोर्शन हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनका क्या काम है, तो देख लेते हैं बच्चों। हार्टमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कितनी, दो, जिसमें एक तो लीवर होती है और दूसरा पाइलोरी ग्लैंड होती है। दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए। एक तो होता है आपका क्या बेटा, लीवर, और दूसरा क्या होता है, पाइलोरिक ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में पाई जाती हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे लीवर की, और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। देखो, यह हार्डमानिया की मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में होती है। यकृत जो होता है वो हार्डमानिया का एक मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में पाया जाता है, जो लार्ज साइज बाई लोब, दो लोब होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड में पाया जाता है, और डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर के रूप में होता है। या स्टमक के दोनों लेटरल साइड पर, स्टमक के दोनों लेटरल साइड पर अरेंज रहता है। ये कहां पर अरेंज है, स्टमक के दोनों लेटरल साइड पर, दिस, ठीक है, दोनों लेटरल साइड पर क्या होता है बेटा, अरेंज रहता है। लीवर के अंदर 10 से 12 हिपेटिक डक्ट पाई जाती हैं। कितनी, 10 से 12 हिपेटिक डक्ट। डक्ट कहने का मतलब क्या होता है, नलिका, है ना, नलिका पाई जा रही हैं जो स्टमक में खुलती हैं। जो कहां आकर के खुल रही बेटा, स्टमक में। अब स्टमक में क्या है, फूड है, तो वहां पर जब ये स्टमक में आकर के नलिकाएं खुलेंगी तो लीवर से क्या निकलेगा, एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, इस हिपेटिक डक्ट के द्वारा लीवर में सेक्रीट होने वाले मेन एंजाइम्स अमाइलेज और प्रोटीएजेस को स्टमक तक पहुंचाया जाता है। जो मेन एंजाइम है वो क्या है बेटा, अमाइलेज है, और क्या है साथियों, प्रोटीएज है। तो अमाइलेज और प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं पाइलोरिक ग्लैंड की। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, पाइलोरिक ग्लैंड क्या होती है, तो देखिए लिखा हुआ है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टमक व इंटेस्टाइन की वॉल से ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में अटैच रहती है। यह डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टमक व इंटेस्टाइन की वॉल से, स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल से किस रूप में अटैच रहती है बेटा, ट्यूब्यूल्स के रूप में, नलिका के रूप में अटैच रहती है, जो एक डक्ट की सहायता से इंटेस्टाइन में ओपन होती है। हार्डमानिया की पाइलोरी ग्लैंड नॉर्मली वर्टिब्रेट्स की पेनक्रियाज के समान कार्य करने वाली संरचना होती है। तो यहां पर जो पाइलोरी ग्लैंड्स है ना, इस पाइलोरी ग्लैंड्स को रिलेट किया गया है किससे, जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट क्या होते हैं भैया, अरे यार पढ़ के आए हो सभी लोग, वर्टिब्रेट कहने का मतलब क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी पाया जाना, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, हड्डी पाई जाती है, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इन रीढ़ की हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाले सदस्यों के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। इससे डिफरेंट टाइप के क्या निकलते हैं बेटा, एंजाइम्स भी निकलते हैं, और हार्मोन्स भी सेक्रेट होता है। इससे एंजाइम भी सेक्रेट होता है, हार्मोन भी सेक्रेट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो पाइलोरी ग्लैंड में भी यही है कि भैया यहाँ पर डाइजेस्टिव हार्मोन्स, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहा है, साथ के साथ यहाँ पर हार्मोन्स भी निकल रहे हैं, तो इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कह रहे हैं। तो पाइलोरी ग्लैंड को पैनक्रियाज से क्या कर दिया गया है, समानता दे दी गई है कि भैया ये पाइलोरी ग्लैंड जो पाई जा रही है निम्न कॉर्डेट्स में, तो उनके अंदर जो पाइलोरी ग्लैंड है और जो हायर कॉर्डेट्स हैं लाइक वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो एक दूसरे के सिमिलर काम करती है, ऐसा माना गया है। लेकिन वो बात अलग है, पैनक्रियाज में ज्यादा एंजाइम निकल रहा है। अब हम बात करेंगे बच्चों फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म की। तो जो हार्डमानिया का फूड है वो क्या है, और ये फीड कैसे करता है, हार्डमानिया अपने फूड को कैसे फीड करता है, इस मैकेनिज्म को हम समझेंगे।
ठीक है, क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वन शॉट वीडियो के अंदर ही मैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। जल्द से जल्द सिलेबस निपट जाएगा आपका, डोंट वरी। चलो, और मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा से वीडियो को जरूर देखिएगा फास्ट ट्रैक के ऊपर। चलो आगे देखते हैं। हर्डमानिया एक फिल्टर फीडर होता है। कैसा होता है बेटा? फिल्टर फीडर, मतलब ये पानी को फिल्टर करके फूड को ऑब्टेन कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? फिल्टर फीडर कहते हैं। जो मुख्यतः ग्रीन एल्गी, डाइटम्स तथा स्मॉल लार्वा आदि को अपने भोजन के रूप में ऑब्टेन करता है। ये क्या करता है? मुख्य रूप से जो हरे एल्गी हैं, जो डाइटम्स हैं, और जो छोटे छोटे लार्वा हैं, अन्य जो वर्टिब्रेट पाए जा रहे हैं, जो अन्य ऑर्गेनिज्म है, उनके जो लार्वा हैं उनको ये खाता है ना, अपने भोजन के रूप में ये निकल जाता है। इसके ब्रांकियल अपर्चर द्वारा, अब जाहिर सी बात है जो ब्रांकियल अपर्चर उसकी बात हो रही है, एट्रियल अपर्चर नहीं, ब्रांकियल अपर्चर के द्वारा बॉडी में एंटर करने वाले वाटर की सहायता से फूड पार्टिकल्स ऑब्टेन करता है। ये क्या करता है? ब्रांकियल अपर्चर से बॉडी के अंदर जो पानी जा रहा है, उस पानी के अंदर जो फूड है उसको ये फिल्टर कर लेता है। कैसे करेगा? देखिए लिखा हुआ है, फेरिंग्स के ब्रांकियल जोन में पाए जाने वाले सीलिया वाटर को फिल्टर करके स्मॉल फूड पार्टिकल को अलग करते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स रीजन में जो ब्रांकियल जोन पाया जा रहा है, पीछे वाला जोन जो है ना, पीछे वाला जो जोन है, उसमें क्या होता है बेटा? सीलिया जो होते हैं वो वाटर को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके ये स्मॉल पार्टिकल्स को अलग करते हैं। फेरिंग्स में एकत्रित होने वाले ये फूड पार्टिकल म्यूसिलेज के साथ मिलकर एक फूड कॉर्ड को फॉर्मेट करते हैं। फूड कॉर्ड एक भोजन के, आप ये कहें कॉर्ड मतलब एक संरचना, एक हार्ड संरचना या एक मोटी संरचना को निर्मित करते हैं, जो सीलिया की सहायता से मूवमेंट करके स्टमक में पहुंच जाते हैं। तो सीलिया की सहायता से, अब आपको पता है इसमें सीलिया है, इसोफेगस में सीलिया पाए जाने के कारण उसमें सीलियर मूवमेंट होगा और वो क्या होगा? स्टमक में पहुंचा दिया जाता है आसानी से। ठीक, अब स्टमक में जब ये फूड पहुंचा तो उसका क्या किया जाएगा बेटा? पाचन किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा। तो फूड को कैसे डाइजेस्ट किया जाएगा? देखो लिखा हुआ है, हार्डमानिया की एलिमेंट्री कैनाल में फूड डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। ठीक, कहां होगा? स्टमक में स्टार्ट होगा, जिसमें लीवर द्वारा सेक्रेट होने वाले अमाइलेज और लाइपेज फूड पार्टिकल, यानी क्या है? एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम फूड पार्टिकल के डाइजेशन में सहायता करते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक में कंप्लीट हो जाता है तथा डाइजेशन के बाद बनने वाले न्यूट्रिटिव मटेरियल जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सभी को इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर लिया जाता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तथा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रेक्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है और अट्रियल अपर्चर या एनएस की सहायता से इसे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो सिंपल है ना, जो भी फूड खाएंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसका जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जो अनन्यूट्रिटिव मटेरियल होगा उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। वही सब लिखना है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एंडो स्टाइल ऑफ हर्डमानिया। अभी मैंने बताया था ना इसमें एंडो स्टाइल का पाया जाना हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेसिफिक फीचर होता है। अब हम एंडो स्टाइल को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट भी इस पे आता है बच्चों, शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है। चलो एंडो स्टाइल क्या है? देखिए एंडो स्टाइल हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम से एक प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, एंडोस्टाइल हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम से एक प्रोड्यूस क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, एक निर्मित संरचना होती है जो फेरिंग्स के ब्रांकियल जोन या ब्रांकियल सैक के मिड वेंट्रल ग्रूव में अरेंज रहता है। ये कहां पर अरेंज रहती है बेटा? तो आप देखेंगे ये फेरिंग्स के ब्रांकियल जोन या ब्रांकियल सैक में जो मिड वेंट्रल ग्रूव होता है, जो एक मिड वेंट्रल ग्रूव एक 10वीं संरचना होती है, उसमें अरेंज रहता है। एंडोस्टाइल का एंटीरियर एंड फेरेंजियल ग्लैंड्स व पोस्टीरियर एंड इसोफेगस के साथ अटैच रहता है। तो एंडोस्टाइल का जो एंटीरियर एंड है वो फेरेंजियल ग्लैंड है वहां पर, और जो पोस्टीरियर एंड है बेटा वो इसोफेगस के साथ में अटैच रहता है। होल एंडोस्टाइल 5 लॉन्गिट्यूडनल सीलियरी रोज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो पूरे एंडोस्टाइल की अगर आप बात करें तो करीबन 5 लॉन्गिट्यूडनल सीलियरी रोज, लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी सीलिया की पंक्तियों के द्वारा क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। ये सीलियरी रोज के मध्य, इन सीलियरी रोज के मध्य म्यूकस का सेक्रेशन करने वाली सेल्स लॉन्गिट्यूडनल रो की फॉर्म में अरेंज रहती हैं और यहीं पर क्या होता है? इन्हीं के अंदर सीलियरी रोज के बीच में आप देखेंगे जो म्यूकस को सेक्रेट करती है कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सेल्स म्यूकस के सेक्रेशन के लिए
स्पेशली अडेप्टेड होती हैं। ये सेल्स क्या होती है बेटा, म्यूकस के सेक्रीशन के लिए स्पेशल तौर पर क्या होते हैं, अडेप्टेड होती हैं, और इन सेल्स के कारण एंडोस्टाइल सेक्रीटिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इन सेल्स के कारण ही क्या होता है, जो एंडोस्टाइल है वो सेक्रीटिंग ऑर्गन के रूप में काम करेगा, जो म्यूकस की सेक्रीशन यहां पर कराने का काम करते हैं। राइट, आगे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है हर्डमानिया व यूरोकॉर्डेट के अन्य सदस्यों में। अगर आप यूरोकॉर्डेट के अन्य सदस्यों की बात करें या हर्डमानिया की बात करें, तो इनमें एंडोस्टाइल फेरिंग्स के अंदर फूड पार्टिकल को एक्यूमुलेट करने में सहायता करता है। तो फेरिंग्स के अंदर जो फूड पार्टिकल है ना, जब म्यूकस सेक्रेट होगा, अब जाहिर सी बात है ये सीलियरी फीडर है, तो सीलिया के द्वारा क्या कर रहा है, ये फूड को अलग कर रहा है, पानी को अलग कर रहा है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनको अलग कर रहा है। वो जो स्मॉल पार्टिकल फूड आए उनको म्यूकस के द्वारा मिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करने में क्या करता है, ये काम करता है। एंडोस्टाइल द्वारा होने वाला सेक्रीशन म्यूसिलेज के साथ फूड पार्टिकल को एक्यूमुलेट करके, देखिए क्या लिखा, एंडोस्टाइल द्वारा होने वाला जो सेक्रीशन है वो म्यूसिलेज के साथ में फूड पार्टिकल को एक्यूमुलेट या इकट्ठा करके फूड कॉर्ड को निर्मित करता है। क्या बना देता है बेटा, फूड कॉर्ड बनाता है, जिसका स्टमक में डाइजेशन होता है। जिसका क्या होता है बच्चों, स्टमक के अंदर डाइजेशन कर दिया जाता है। हर्डमानिया व अन्य यूरोकॉर्डेट्स में पाया जाने वाला एंडोस्टाइल सिफेलोकॉर्डेट के हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स और वर्टिब्रेट्स के थायराइड ग्लैंड के सिमिलर स्ट्रक्चर माना जाता है। समझ रहे हो क्या बात बताई गई? तो हार्डमानिया के बेटा एंडोस्टाइल है ना, ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेट के बाद जो सिफेलोकॉर्डेट आप पढ़ेंगे, ब्रांकियोस्टोमा पढ़ेंगे, तो ब्रांकियोस्टोमा में जो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड है, ठीक है, और जो वर्टिब्रेट्स जो हम लोग हैं, इनमें जो थायराइड ग्लैंड है, क्या है बेटा, थायराइड ग्लैंड यहां पाई जाती है, याद है ना। तो एंडोस्टाइल सिफिलोकॉर्डेट के हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड और वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के क्या होता है बेटा, समान संरचना का काम करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड का हमारे अंदर काम होता है, सिफिलोकॉर्डेट्स में जो हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स का काम होता है, उसी के समान एंडोस्टाइल का बॉडी के अंदर, किसके, हार्डमानिया के बॉडी के अंदर काम होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में बच्चा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है एंडोस्टाइल का। ये स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्टाइल, ठीक है, ये एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर है। कुछ यहां पर आप देखिए, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है ना। तो ये चारों तरफ आप देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ क्या है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे पोस्टर पाए जा रहे हैं, इनको ब्लड साइनसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड साइनसेस कहते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो इस तरीके से ये जो संरचना है ये, ठीक है, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, इन संरचनाओं को ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। बाहर की तरफ आप देखें तो कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और सीलिएटेड एपिथेलियम भी यहां पर सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो एपिथेलियम पाया जा रहा है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, और इंटेस्टाइन के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। और एक बीच में इस तरीके से आप देख रहे हैं लंबी सी संरचना ये निकलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सीलिया कहते हैं। और इसी के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है। और ये एक्चुअल में क्या है, एक एंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर है, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन, फेरिंग्स और इसोफेगस और स्टमक के दोनों तरफ साइड बाय साइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये क्या बेटा, एंडोस्टाइल है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो हार्डमानिया हमारा है, इस हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट फॉर्म में देख लिया। तो एक तरफ आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में पूरा कंटेंट मिल रहा है। पीडीएफ फाइल लेक्चर के साथ में आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो जो साथी हमारे इंग्लिश मीडियम की क्लास लेना चाहते हैं, वो पहले इंग्लिश में अपना नोट्स बना लें, फिर आप इस तरीके की जो मैंने पूरी क्लास बताई है, इसको आप अच्छे से पढ़ डालें। ठीक है, तो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा मस्त तरीके से, और आप अपनी बेहतर एक प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से कि भाई आपको एग्जाम में कैसा लिखना है डाटा, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। एग्जाम में कितना लिखना है वो आप अपने आप देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप सारा कुछ अगर याद कर पाते हो तो सारा कुछ लिख दीजिए, सो फार सो गुड। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हार्डमानिया के पाचन तंत्र के बारे में समझाइए। वैसे तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस लिखा है, तो डेफिनेटली रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सिस्टम है वो भी हम
पढ़ के चलते हैं हर्डमानिया की। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, डाइजेस्टिव हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।